हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफर्ट्स। तो कल बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों का एग्ज़ाम है। एडू बीएड 103 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यानी बाल्य अवस्था एवं विकास। ये पेपर जो है वो न केवल बीएड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बल्कि अगर आप आगे जाके सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको टीचर बनना है तो आप देंगे ही, तो सीटेट में भी ये बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। सीटेट में जो सेक्शन होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, उसमें वो सारे टॉपिक्स आते हैं जो भी आप इस पेपर में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 1 साइकोलॉजी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास का मनोविज्ञान। अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि 2 साल तक बीएड करने के लिए आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। सारा कंटेंट चाहे इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, सब कुछ आपको इसी चैनल पे मिलेगा। आप चाहें तो चैनल पे जाके बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यूनिट में आपका सबसे पहला टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो चलिए जानते हैं कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा और अर्थ। द टर्म एजुकेशनल साइकोलॉजी इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। बिल्कुल अपने आंसर को इसी तरह से स्टार्ट करिएगा। द टर्म एजुकेशन इज डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एजुकेयर मीनिंग टू ब्रिंग अप एंड एडुसेरे मीनिंग टू ब्रिंग फोर्थ, while the word psychology is derived from Greek words psyche and logos. Psyche means soul and logos means science. Thus, psychology was first defined as the science of soul. शैक्षिक मनोविज्ञान 2 शब्दों से बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इसमें एक लाइन और ऐड कर लीजिएगा। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं तथा मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये लाइन लिखने के बाद आप लिखेंगे कि एजुकेशन शब्द जो है वो लैटिन शब्द के एजुकेयर से बना है जिसका अर्थ है बढ़ाना, और एजुसेरे से बना है जिसका अर्थ है आगे लाना। जबकि मनोविज्ञान शब्द जो है वो ग्रीक शब्द से बना है, साइकी और लोगो, जिसमें कि साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगो का अर्थ है विज्ञान। तो इस प्रकार से मनोविज्ञान को पहली बार आत्मा के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया था। Therefore, educational psychology is that branch of psychology in which the findings of psychology are applied in the field of education. It is a scientific study of human behavior in educational settings. अतः शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें कि मनोविज्ञान के निष्कर्षों को शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया जाता है। यानी जब आप साइकोलॉजी को एजुकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं तो उसी को हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। देखिए, हर चीज का मतलब उसके नाम में ही छुपा है, आपको बस कॉमन सेंस यूज करना है। जैसे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि ऐसी साइकोलॉजी जो एजुकेशन में काम आती है, सिंपल। शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक परिवेश में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, यानी एजुकेशन के फील्ड में इंसान के बिहेवियर को पढ़ने की और समझने की कोशिश करता है ताकि उसके विकास को सही तरह से समझ सके। एजुकेशनल साइकोलॉजी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ जनरल साइकोलॉजी इन सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए सामान्य मनोविज्ञान के सिद्धांतों और कानूनों के अनुप्रयोग को ही शैक्षिक मनोविज्ञान कहा जाता है। यानी जो भी साइकोलॉजी में बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, उन सब का इस्तेमाल करके आप किसी बच्चे के व्यवहार को पढ़ सकें, समझ सकें और साथ ही उसके विकास में सुधार ला सकें, यही शैक्षिक मनोविज्ञान है। आई होप आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा एजुकेशनल साइकोलॉजी का। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान की परिभाषा। According to Skinner, educational psychology deals with the behavior of human beings in educational situation. Skinner के अनुसार शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक स्थितियों में मनुष्य के व्यवहार से संबंधित है। In the words of E.A. Peel, educational psychology is a science of education. E.A. Peel के शब्दों में शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। According to Crow and Crow, यहाँ पे 2 बार क्रो इसलिए आया है क्योंकि जो साइंटिस्ट थे उन दोनों का टाइटल क्रो ही था। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। क्रो एवं क्रो के अनुसार शैक्षिक मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने वाले सारे अनुभवों का वर्णन या व्याख्या करता है।
तो 3 इजी डेफिनेशंस बताई हैं मैंने आपको जो सही लग रहा है आप 1 या 2 याद कर लीजिए। नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी इज बेसिकली साइंटिफिक इन नेचर. It is because the psychology from where educational psychology has been derived is purely scientific. सबसे पहली चीज, शैक्षिक मनोविज्ञान मूलतः वैज्ञानिक प्रकृति का है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस मनोविज्ञान से शैक्षिक मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है वह पूर्णतः वैज्ञानिक है। देखिए, हम किसी चीज को विज्ञान कब कहते हैं? जब उसमें फैक्ट्स की बात हो, उसमें एक्सपेरिमेंट्स की बात हो, ऑब्जर्वेशंस की बात हो, एक सीक्वेंस या प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके की बात हो। तो ये सारी चीज़ें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी होती हैं। एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट होता है बच्चों पे, उनके व्यवहार को ऑब्जर्व किया जाता है, सारा प्रोसीजर सिस्टमैटिक वे में होता है। तो इसीलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी भी एक तरह से विज्ञान है। सेकेंड इज, इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स। एजुकेशनल साइकोलॉजी कंप्राइजेज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक एंड रेलेवेंट साइकोलॉजिकल लॉज एंड प्रिंसिपल्स। यह पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित है। शैक्षिक मनोविज्ञान में सुव्यवस्थित, व्यवस्थित और प्रासंगिक मनोवैज्ञानिक कानून और सिद्धांत शामिल हैं। मतलब इसमें कोई भी चीज ऐसे हवा में नहीं बोल दी जाती, हर चीज वेल प्रूव्ड होती है, ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू निकाली गई रहती है और सारी बातें इसमें फैक्ट के बेसिस पे होती हैं। फिर है, इट सर्चेस द ट्रुथ। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ऑलवेज इन सर्च ऑफ द ट्रुथ। इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द लर्नर in relation to his educational environment. The results of its study are subject to further verification and modification. यह सत्य की खोज करता है। शैक्षिक मनोविज्ञान सदैव सत्य की खोज में रहता है। यह शिक्षार्थी के शैक्षिक वातावरण के संबंध में उसके व्यवहार का अध्ययन करता है। इसके अध्ययन के परिणाम आगे सत्यापन और संशोधन के अधीन है। यानी ये न केवल ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है या ऑब्जर्व करता है, बल्कि उसको पूरी तरह से एनालाइज भी करता है, उसके पीछे छुपे हुए सच को जानने की कोशिश करता है। इट मेक्स यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। एजुकेशनल साइकोलॉजी अडॉप्ट्स साइंटिफिक मेथड टू स्टडी द लर्नर्स बिहेवियर. इट फॉर्मुलेट्स हाइपोथेसिस, अंडरटेक्स ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन एंड इन्वेस्टिगेशन एंड मेक्स यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स. इसमें वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाता है। यह परिकल्पना तैयार करता है, वस्तुनिष्ठ अवलोकन और जांच करता है और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करता है। जैसा कि अभी मैंने बताया, इसको साइंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स, फैक्ट्स और थ्योरीज के बेसिस पे काम करता है। नेक्स्ट इज नो प्लेस ऑफ वैल्यू एंड आइडियल्स. लाइक अदर साइंसेस, एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑल्सो डज नॉट कंसर्न विथ वैल्यूज एंड आइडियल्स. मूल्यों और आदर्शों का कोई स्थान नहीं है। अन्य विज्ञानों की भांति ही शिक्षा मनोविज्ञान में भी मूल्यों और आदर्शों को महत्व नहीं दिया जाता। तो पांचों ही बहुत ज्यादा इजी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप खुद अपना दिमाग लगा के अगर सोचेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि इसका क्या नेचर हो सकता है। स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान का दायरा। स्कोप या दायरा का मतलब होता है कि शैक्षिक मनोविज्ञान किन किन क्षेत्रों में इस्तेमाल हो सकता है, मतलब इसकी पहुंच कहाँ कहाँ तक है। A study of pupil's mind. Educational psychology deals with the study of the working of the pupil's mind, especially the minds of children and adolescents. It studies the mental life of growing child in its various aspects. सबसे पहला है विद्यार्थियों के दिमाग का अध्ययन। शैक्षिक मनोविज्ञान विद्यार्थियों के दिमाग, विशेषकर बच्चों और किशोरों के दिमाग की कार्य प्रणाली का अध्ययन करता है। यानी बच्चों का दिमाग या जो किशोर हैं उनका दिमाग किस तरह से काम कर रहा है। यह बढ़ते बच्चे के मानसिक जीवन का विभिन्न पहलुओं से अध्ययन करता है। ठीक है, उसकी मेंटल ग्रोथ कैसी हो रही है इसके बारे में जानने की कोशिश करता है। फिर है अ स्टडी ऑफ पीपल्स बिहेवियर. एजुकेशनल साइकोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ pupils in its scope. Education aims at the modification of the behavior of the pupils, and psychology may be defined as study of behavior. Educational psychology guides the teacher in his effects in modifying the behavior of his pupils in most desirable way. विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन. शैक्षिक मनोविज्ञान में विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन शामिल होता है। शिक्षा का उद्देश्य है विद्यार्थियों के व्यवहार में संशोधन करना और मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के रूप में ही परिभाषित किया जाता है। मतलब एजुकेशन का एम ही होता है बच्चे के व्यवहार को विकसित करना, और साइकोलॉजी का मतलब ही होता है
बच्चे के व्यवहार का अध्ययन। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के व्यवहार को सबसे वांछनीय तरीके से संशोधित करने में उसका मार्गदर्शन करता है। यानी कि टीचर को एक तरह से गाइड करता है कि उसे बच्चे का बिहेवियर किस तरह से संशोधित करना है या डेवलप करना है। थर्ड है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज हाउ अ चाइल्ड पोजेसेस थ्रू अ वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रोइंग डेवलपमेंट एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स ईच स्टेज। वृद्धि और विकास। शैक्षिक मनोविज्ञान ये अध्ययन करता है कि एक बच्चा बढ़ते विकास के विभिन्न चरणों से कैसे गुजरता है और उसके प्रत्येक चरण की विशेषताएं क्या हैं। मतलब अगर आपको जानना हो कि बच्चा अपने ग्रोथ के दौरान किस तरह की प्रोग्रेस कर रहा है तो उस केस में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी काम आती है। लर्निंग प्रोसेस। एजुकेशनल साइकोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ द लॉज एंड थ्योरीज ऑफ लाइफ। एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी हाउ लर्निंग कैन टेक प्लेस मोस्ट इफेक्टिवली एंड इकोनॉमिकली। सीखने की प्रक्रिया। शैक्षिक मनोविज्ञान में जीवन के नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन शामिल है। शैक्षिक मनोविज्ञान ये अध्ययन करता है कि सबसे प्रभावी ढंग से और आर्थिक रूप से कैसे सीखा जा सकता है। फिफ्थ है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स विद द नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। व्यक्तित्व का विकास। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यक्तित्व के स्वभाव एवं विकास से संबंधित है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग। एजुकेशन साइकोलॉजी प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड काउंसलिंग टू द नीडी चिल्ड्रन। मार्गदर्शन एवं परामर्श। शैक्षिक मनोविज्ञान जरूरतमंद बच्चों को मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करता है। इवन बच्चे खुद एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू अपने खुद के दिमाग को या बिहेवियर को समझ सकते हैं, जिससे उन्हें लाइफ डिसीजंस लेने के लिए गाइडेंस मिलेगी। बिसाइड्स, एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एटीट्यूड्स, interests, maladjustments, and remedies. So these studies clearly prove that scope and field of educational psychology is very broad and deep in nature. अभी हमने जितनी चीज़ें पढ़ी तो इनके अलावा शैक्षिक मनोविज्ञान में आनुवांशिकता और पर्यावरण, व्यक्तिगत अंतर, दृष्टिकोण, रुचियाँ, कुसमायोजन और उपचार का अध्ययन भी शामिल है। इसलिए यह अध्ययन स्पष्ट रूप से ये प्रमाणित करता है कि शैक्षिक मनोविज्ञान का दायरा और क्षेत्र प्रकृति में बहुत ही व्यापक और गहरा है। नीड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शैक्षिक मनोविज्ञान की आवश्यकता। इन द ओल्ड एजुकेशन सिस्टम देयर वॉज अ लैक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बट एजुकेशनल साइकोलॉजी हैज मिक्स्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। चिल्ड्रन नाउ लर्न थ्रू प्रोजेक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। जो पुरानी शिक्षा व्यवस्था थी उसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अभाव था, लेकिन शैक्षिक मनोविज्ञान ने शिक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों का मिश्रण कर दिया है, जिससे बच्चे अब परियोजनाओं से और प्रौद्योगिकी के माध्यम से सीख सकते हैं। यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी ने एजुकेशन के क्षेत्र में विज्ञान और तकनीकी दोनों का मिश्रण बना दिया है। द गोल ऑफ एजुकेशन इज टू टीच अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स एबिलिटीज एंड पॉसिबिलिटीज। This psychology shows children's deficits and strengths. शिक्षा का लक्ष्य होता है छात्रों की क्षमताओं और संभावनाओं के अनुसार पढ़ाना, जिसके लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। तो ये मनोविज्ञान बच्चों की कमियां और उनकी शक्तियों को दर्शाता है। It suggests that students should focus more on understanding and reflective level than on rote learning. In modern times, education is an अंडरस्टैंडेबल प्रोसेस। यह सुझाव देता है कि छात्रों को रटने की बजाय समझने और चिंतनशील स्तर पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी का ये मानना है कि बच्चे रटने से ज्यादा समझने पर ध्यान दें तो उनका कंसेप्ट ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर होगा। आधुनिक समय में शिक्षा एक समझने योग्य प्रक्रिया है। इट इज टू प्रमोट एजुकेशन बाय फॉलोइंग कम्युनिटी गाइडलाइंस। इसका उद्देश्य सामुदायिक दिशा निर्देशों का पालन करके शिक्षा को बढ़ावा देना है। यानी एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन कम्युनिटी के जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए, जो समाज के नियम है, रूल्स है, उनके अकॉर्डिंग। इट रिकॉग्नाइजेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी पहचानता है। हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, सबके अंदर अपने अपने टैलेंट्स होते हैं, सबके अंदर अपनी अपनी कमियां होती हैं। तो इन विभिन्नताओं को पहचानने के लिए भी एजुकेशनल साइकोलॉजी की जरूरत है। Educational psychologists explain how to evaluate formative assessment and work on action research. शैक्षिक मनोवैज्ञानिक बताते हैं
कि रचनात्मक मूल्यांकन यानी जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं उन सब का मूल्यांकन कैसे करें और क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च पर काम कैसे करें। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक्सप्लेन्स व्हाट इज द प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एंड हाउ दिस ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड। शिक्षा मनोविज्ञान यह बताता है कि शिक्षण की तैयारी क्या है और इस उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये तो था शैक्षिक मनोविज्ञान की जो साधारण आवश्यकताएं हैं वो, ठीक है, जनरल नीड्स। अब हम जानते हैं नीड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी फॉर टीचर्स, यानी शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान की क्या आवश्यकता है, एक टीचर को किस तरह से एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प कर सकती है। इन दिस प्रोसेस द टीचर डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन द टेक्स्ट बुक बट ही टीचेस इन अ साइकोलॉजिकल वे। दैट इज वाई एजुकेशनल साइकोलॉजी टेक्स द हाईएस्ट प्लेस। इस प्रक्रिया में शिक्षक केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर नहीं रहता बल्कि वह मनोवैज्ञानिक ढंग से पढ़ाता है, इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी आपको बुकिश नॉलेज से हटकर अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल करते हुए बच्चों के व्यवहार के अनुसार बहुत ही इफेक्टिव तरीके से पढ़ाना सिखाती है। इट शोज हाउ टीचर्स कैन मेक टीचिंग इफेक्टिव बाय यूजिंग मिनिमम एनर्जी एंड मेक एडजस्टमेंट बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। यह दर्शाता है कि शिक्षक किस प्रकार से न्यूनतम ऊर्जा का उपयोग करके शिक्षण को प्रभावी बना सकता है और छात्र और शिक्षकों के बीच में समायोजन कर सकता है। कम एनर्जी यूज करने से या ऊर्जा बचाने से ये मतलब है कि अगर आपको सही तरीका नहीं पता है बच्चों को पढ़ाने का, इफेक्टिव वे नहीं पता है, तो आपको बच्चों को एक ही चीज समझाने में कई बार मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार, तब भी हो सकता है बच्चों को ना समझ आए। लेकिन अगर आपने एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू अच्छे और इफेक्टिव तरीके से पढ़ाया तो बच्चों को कंसेप्ट एक ही बार में समझ आ जाएगा और आपकी एनर्जी भी बचेगी। विद द हेल्प ऑफ दिस साइकोलॉजी द टीचर आइडेंटिफाइज द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द स्टूडेंट। इस मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक छात्र की शक्तियों और कमजोरियों को भी पहचान सकता है। तो जैसे बेसिकली कुछ लोग कहते हैं ना कि साइकोलॉजिस्ट मन की बात जान लेते हैं, तो वो मन की बात नहीं जानते हैं। जिसने साइकोलॉजी पढ़ी है वो केवल आपके व्यवहार का अध्ययन करता है और आपके व्यवहार को समझने के बेसिस पे ही वो आपकी चीजों को प्रेडिक्ट करता है कि आप क्या करना चाहते हैं या क्या सोच रहे होंगे या क्या कर सकते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी से टीचर को बच्चे की जो कमजोरियां हैं और जो बच्चे की स्ट्रेंथ्स हैं उनके बारे में भी पता लग सकता है। दिस साइकोलॉजी एक्सप्लेन्स हाउ टू मोटिवेट स्टूडेंट्स यूजिंग मोटिवेशनल थ्योरी। मोटिवेशन हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन, सो अ टीचर यूजेस मोटिवेशनल थ्योरी। यह मनोविज्ञान बताता है कि प्रेरक सिद्धांत का उपयोग करके छात्रों को कैसे प्रेरित किया जा सकता है। यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी में आप मोटिवेशन के बारे में भी पढ़ते हैं या सीखते हैं। प्रेरणा का बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए एक शिक्षक प्रेरक सिद्धांत का उपयोग करता है। इट टीचेस टीचर्स हाउ टू मेक टीचिंग इफेक्टिव थ्रू द यूज ऑफ टीचिंग एड्स। यह शिक्षकों को सिखाता है कि शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग से किस तरह से शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। इट एक्सप्लेन्स हाउ टू रिड्यूस स्टूडेंट एब्सेंटीज्म इन द एजुकेशनल सेटिंग। यह ये भी बताता है कि शैक्षिक सेटिंग में या पर्यावरण में किस तरह से छात्रों की अनुपस्थिति को कम किया जा सकता है, यानी किस तरह से पढ़ाया जाए कि बच्चों का खुद मन करे स्कूल आने का या पढ़ने का। अब मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान की विधियां। सबसे पहला इसमें जो मेथड यूज होता है वो होता है ऑब्जर्वेशन मेथड। Observation is presentation with the help of perception. This method be done without any technology. अवलोकन विधि, अवलोकन को प्रत्यक्षीकरण की सहायता से प्रस्तुत किया जाता है। इस विधि को बिना किसी तकनीकी के भी किया जा सकता है। ऑब्जर्वेशन का सीधा मतलब क्या है, सामने वाला जो भी एक्टिविटीज कर रहा है आपको बस ध्यान से उसको ऑब्जर्व करना है। We can identify the external behavior of the student with the help of observation. This method is often used in sociology and psychology. There is a higher probability of error in evaluation and interpretation. It leads to flexibility and economy. तो अवलोकन की सहायता से हम विद्यार्थी के बाहरी व्यवहार की पहचान कर सकते हैं। इस पद्धति का प्रयोग अक्सर समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में किया जाता है। मूल्यांकन और व्याख्या में त्रुटि की संभावना अधिक है, इससे लचीलापन और मितव्ययिता आती है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड बेसिकली सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में यूज होता है। इसमें ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं, बच्चे के केवल बाहरी व्यवहार को ही समझ पाते हैं। कई बार इसमें इवैल्यूएशन या इंटरप्रिटेशन के टाइम मिस्टेक्स भी होती हैं, यानी अगर ऑब्जर्वेशन सही तरीके से नहीं हुई तो व्यवहार को समझने में गड़बड़ हो जाती है।
The internal behavior of students cannot be identified by observation. This is because their behavior is time and place dependent. The cause and effect relationship cannot be established in observation. छात्रों के आंतरिक व्यवहार को अवलोकन द्वारा नहीं पहचाना जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका व्यवहार समय और स्थान पर निर्भर करता है। अवलोकन में कारण और प्रभाव संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। यानी ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू आप बच्चे के केवल बाहरी व्यवहार को जान पाएंगे, उसका नेचर कैसा है या वो किस तरह का ग्रोथ कर रहा है, ये सारी चीजें पता लगा पाना ऑब्जर्वेशन से पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए क्योंकि बच्चे का स्वभाव जो है वो समय और जगह के हिसाब से बदलता है। वही बच्चा जो अपने घर में बहुत ज्यादा शरारती हो सकता है वो स्कूल में बिल्कुल ना बोलता हो, या जो बच्चा स्कूल में बहुत फ्रीली बोल लेता हो सकता है अपने घर में अपने बड़ों से डरता हो। साथ ही आप ऑब्जर्वेशन मेथड में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं कर सकते, जैसा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग या स्किनर, पैवलोव, इन लोग के एक्सपेरिमेंट्स में होता था। इंट्रोस्पेक्शन मेथड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड इनवर्ड ऑब्जर्वेशन। इफ अ स्टूडेंट इज एंग्जियस एंड रेस्टलेस, he will feel it himself and tell the teacher. This method lacks reliability, validity and objectivity. आत्मनिरीक्षण विधि, इसे आत्मनिरीक्षण एवं आंतरिक अवलोकन भी कहा जाता है। यदि कोई छात्र चिंतित है या बेचैन है तो वह इसे स्वयं महसूस करेगा और शिक्षक को बताएगा। इस पद्धति में विश्वसनीयता, वैधता और निष्पक्षता का अभाव होता है। इंट्रोस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस समझिएगा। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि एक दूसरा इंसान किसी और इंसान को ऑब्जर्व कर रहा होता है। इंट्रोस्पेक्शन में क्या होता है कि हम खुद को, अपनी ही अंतरात्मा को ऑब्जर्व करते हैं या अपने नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप बैठ के अपने आप को गाइडेंस दे रहे हैं, अपने आप के बारे में सोच रहे हैं, तो इसको इंट्रोस्पेक्शन कहेंगे। यानी कि आपको फील हो रहा है हाँ मुझे कोई दिक्कत है। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड बढ़िया तो है, लेकिन इसमें विश्वसनीयता की कमी होती है, निष्पक्षता की कमी होती है। यानी अगर हम खुद का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते पूरी तरह से कि हमने सही ऑब्जर्वेशन की होगी, क्योंकि कई बार हम अपने उसी पहलू को देखते हैं जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सही लगता है। अब है एक्सपेरिमेंटल मेथड। According to this method, cause and effect combination is established. This relationship occurs between independent and dependent variables. This method leads to manipulated independent variables. The experiment method is very costly and time-consuming process. प्रायोगिक विधि, इस विधि के अनुसार कारण और प्रभाव का संयोजन स्थापित किया जाता है। यह संबंध स्वतंत्र और आश्रित चर के बीच होता है। यह विधि हेर-फेर किए गए स्वतंत्र चर की ओर ले जाती है और प्रायोगिक विधि बहुत महंगी और समय लेने वाली प्रक्रिया भी है। ऑब्जर्वेशन और इंट्रोस्पेक्शन के अलावा साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसमें एक लेबोरेटरी के अंदर पूरे प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है। इसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनको जो ऑब्जर्वर है या एक्सपेरिमेंट करने वाला है वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करता है। पेपर कोड 103 में ही हम पढ़ेंगे आगे पैवलोव, स्किनर और थॉर्नडाइक, इन तीनों के एक्सपेरिमेंट्स को, और ये तीनों ही एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशियल मेथड। एज द नेम सजेस्टेड, दिस मेथड डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड द नॉर्मेटिव सर्वे मेथड और फील्ड सर्वे मेथड। It differs from the experimental method because in this method independent variables cannot be manipulated. विभेदक विधि, जैसा कि नाम से पता चलता है यह विधि व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित है। इस विधि को मानक सर्वेक्षण विधि या क्षेत्र सर्वेक्षण विधि भी कहा जाता है। नाम याद रखिएगा आप लोग। यह प्रायोगिक विधि यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड से भिन्न है क्योंकि इस विधि में स्वतंत्र चरों में हेरफेर नहीं किया जा सकता। एक्सपेरिमेंटल मेथड में जो साइंटिस्ट होते थे या साइकोलॉजिस्ट होते थे वो अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करते थे, चेंज करते थे वेरिएबल्स को, जबकि डिफरेंशियल मेथड में नहीं किया जा सकता चेंज। एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है कि हम कंडीशंस दे देते हैं कि ये कंडीशंस है, अब उसके अकॉर्डिंग सामने वाले को एक्ट करना है, लेकिन डिफरेंशियल में किसी तरह की कंडीशन नहीं होती है, बिल्कुल फ्रीली छोड़ के इस पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। अब है क्लिनिकल मेथड। In this method, the student's maladaptive behavior is assessed and then treated. This method also depends on individual differences. The clinical interview is widely used in clinical settings. क्लिनिकल विधि, इस विधि में छात्र के कुत्सित व्यवहार का आकलन किया जाता है और फिर उसका इलाज किया जाता है। यानी बच्चे में अगर किसी तरह का दोष पाया जा रहा है तो उसको पता लगाया जाता है और फिर उसको ट्रीट किया जाता है।
डिफरेंशियल मेथड की तरह यह विधि भी व्यक्तिगत भिन्नता पर ही निर्भर करती है। क्लिनिकल सेटिंग्स में क्लिनिकल साक्षात्कार का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। सो दैट इज इट। आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं मुझे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।